रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, पहली वाली स्लाइड पे जाइए। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गईं। मोदी जी के कार्यकाल में यह स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं। जो संविदा पर काम करते थे, अगली स्लाइड प्लीज, जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते हैं। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां? क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला? ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खर्च अपनी किन चीजों पे करना चाहिए? मेरा मानना है शिक्षा पर। हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% आबादी 35 वर्ष से आयु में कम है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थकते नहीं है, लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को 7% इस साल काट देते हैं। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन का बजट है, उसको 61% काट देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न पढ़ेगा इंडिया, न पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग, वही तो सवाल करेंगे। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पढ़ाओ ही मत लोगों को। 7% बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है। और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बजट, एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। यूपीए की सरकार करीब करीब 0.6% आवंटित करती थी, इन्होंने घटाकर 0.4% कर दिया है। कहां इसको 6% ले जाने? The economic landscape which has been completely ruined, and it's important to discuss this because Nirmala Sitharaman, India's finance minister, is soon going to present her 7th union budget. And on your screens right now, note ban, GST, COVID resulted in a loss of 11.3 lakh crore to India's economy and extinguished 1.6 crore informal sector jobs. The reality also is, as far as joblessness is concerned, that 2.7 lakh central PSU jobs have been lost under Mr. Modi, and the number of people working on contract has gone up from merely 19% in 2013, the next slide please, to 43% in 2022, the last available official figures. If this is not the absolute disaster of our times, then what is? Joblessness,
joblessness has to be priority number 1 to be addressed in the budget. Is she going to do that? I have all my doubts about it. Inequality. India is seeing rising levels of inequality. Our economic inequality today is at worse levels than it was under the British Raj. 1% of India's population, the last graph there tells you the story. 1% of India's population controls 40% of this country's wealth. High prices. Each time you speak about high prices, they will talk about growth. They don't even understand the real rate of growth. The reality is that food inflation in India has been consistently over the 9% mark. And the last reading is close to 10% with vegetable prices at over 27% growth. How are the poor and middle class coping up? The reality is that the poor and the middle class have to pay more for fee, they have to pay more for clothes, they have to pay more for medicines, they have to pay more for transport, they have to pay more for food, and this is the economic reality of our times. High prices, high inflation has really broken the back of India's middle class and India's poor. Trade imbalance. इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारा देशों के साथ ट्रेड होता है, अमेरिका के साथ है, चीन के साथ है, रशिया के साथ है। हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड इंबैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, उनको निर्यात कम कर रहे हैं। हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे, उनको बेच कम रहे, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। हम उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं, लेकिन वो हमारा कैपिटल ड्रेन कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी का परम प्रगाढ़ मित्र चीन है। वो मोदी जी जो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, उन्होंने चीन को हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन से भी ज्यादा है। तो चीन जो लद्दाख में धृष्टता करता है, उसकी सेना को पैसा हम दे रहे हैं। चीन के साथ आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ ऐप बैन कर दिए गए, टिकटॉक वगैरह, और चीन को लगातार अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चीन के साथ हमारा ट्रेड करीब करीब $118 बिलियन है, जिसमें से कि डेफिसिट $80 बिलियन का है। हम उनसे आयात ज्यादा करते हैं, उनको निर्यात बहुत मामूली संख्या में कर पा रहे हैं। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है, और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है, वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ, 40% वेल्थ पर आधिपत्य है। और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को? रेलवे का तो बजट अब आता ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ही उस पर बात करती हैं। ये बालासोर की पिक्चर है, 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। फिर जलपाईगुड़ी का हादसा हुआ, कल गोंडा में हादसा हुआ। हर बार मृतकों की एक सूची आती है, हम संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द कहते हैं, और वो बात लगता है वहीं पर खत्म हो जाती है। तो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए इस बजट में क्या होगा, आज देश ये जरूर पूछना चाहता है। अगली मार, और ये मार आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे काम करते हो या ना करते हो, इसका दंश हम सब झेल रहे हैं, और वो है महंगाई। और मैंने बार बार इस मंच से कहा है, महंगाई के ग्राफ पे जाइए, मैंने बार बार इस मंच से कहा है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आपको आंकड़ों में उलझाया जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन इस सरकार की नाक के नीचे
लगातार 9% के ऊपर बना हुआ है। लास्ट रीडिंग जून की 9.5%, 10% के आसपास फूड इन्फ्लेशन है। सब्जियों के दाम में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। अमीर को शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन गरीब की थाली से आपने सब्जी भी गायब करने का काम किया है। और महंगाई हर तरफ है। महंगाई ट्रांसपोर्ट में है, कपड़ा महंगा है, उस पर जीएसटी है, स्कूल की फीस दुगनी हो गई है, इस तरह की महंगाई है। तो महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। क्या ये बजट महंगाई को एड्रेस? अब बात करते हैं जो गुलाबी अखबार आपसे बताते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। आपसे कोई कहेगा मेरी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, तो आप कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखिएगा, कैसे लोग हैं, कैसा धंधा है, आगे चल के कैसे वो बढ़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, उनसे बड़ा ढोंग और उनसे बड़ा ढोल इंडस्ट्री वाले पीटते हैं। लेकिन असलियत यह है कि दे आर नॉट विलिंग टू पुट मनी वेयर देयर माउथ इज। स्लगिश इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कुंद है, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मंदा है, सुस्त है। और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक मानक होता है इन्वेस्टमेंट का देखा जाए, तो यूपीए के टाइम पर यह जीडीपी का 30% होता था, आज 20 से 25% के बीच में अटका हुआ है। तो ये सब लोग जो मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं टीवी पर आकर, इंडियन इंडस्ट्री वाले, वाजी वाजी क्या बढ़िया कमाल कर दिया, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और कोई भी पूंजीपति इन्वेस्ट तब करता है जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। अगर देश खरीद ही नहीं रहा है चीजें, तो लोग बनाएंगे क्यों? और जितनी चीजें कम बनेंगी, उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, उतनी नौकरियां कम बनेंगी। ये कुचक्र है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो बीजेपी वाले बड़ा सीना ठोक कर बोलते हैं रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है। उसकी भी असलियत देख लीजिए। ये जो रिकॉर्ड एफडीआई है, ये वित्तीय वर्ष 2021 में करीब करीब $60 बिलियन था। ये पिछले वर्ष 5 साल में घटकर $44 बिलियन रह गया है। तो ये भी फर्जीवाड़ा। और इसका सच ये है, ना इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है, ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी बात मानने को तैयार है। जो $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले आया था, 5 साल बाद वो $44 बिलियन रह गया है। और असलियत यह है कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया और वो नए मार्केट खोज रहे थे। और वो नया मार्केट हम थे। हमसे बेहतर कौन हो सकता था? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहां कानून की एक व्यवस्था मानी जाती है, हमारे यहां जुडिशियल प्रोसेसेस है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चाइना से निकला इन्वेस्टमेंट वियतनाम गया, इंडोनेशिया गया, बांग्लादेश गया, वो हिंदुस्तान नहीं आया। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, हम एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाए, क्योंकि इस सरकार की नी जर्क रिएक्शन से, इनके उन्माद फैलाने से, इनके वैमनस्य फैलाने से, इनके नफरत फैलाने से, इनकी निरंकुश शासन और पुलिस से इन्वेस्टर्स ने अपना मुंह मोड़ लिया है। 5 साल में $60 बिलियन की एफडीआई घटकर $44 बिलियन हो गई है। और जो एफडीआई चीन से आ सकती थी वो भी नहीं आ रही है। लेकिन असलियत तो अभी बाकी है, और असलियत आपको दिखेगी व्यापार के असंतुलित होने में। स्वास्थ्य, ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो फोटो भी बहुत सारी चीजें दिखा रही है। अभी अस्पताल चले जाइए तो जीएसटी देना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, दवाइयों पर भी जीएसटी है। लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है। पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घटकर 1.9% हो गया है। 2.4% 5 साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, अब 1.9 करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चे के जन्म से
उसके 1 साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं। डिप्थीरिया का, टेटनस का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का। और इन्हीं के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए, इन्हीं के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए। लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। तो हम क्यों ना ये भय और आशंका लेकर चले कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा से लौट सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सीनेशन दिए, ढिंढोरा नहीं पीटा। यहां ढिंढोरा पीटने और एहसान लादने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोविड से सीखा क्या? नील बटा सन्नाटा। हेल्थ का बजट 2.4% से घटा के 1.9% किया और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा। ये वो देश है जो वैश्विक भूख के सूचकांक में, द हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 125 देशों में। हमारे यहां कुपोषण एक त्रासदी है। इस देश की अधिकांश आबादी खेतों में काम करती है। जो शहर नौकरी करने आ गई थी उनको मोदी जी ने मजबूर कर दोबारा खेतों में भेज दिया काम करने के लिए। यह असलियत है। People enrolled with agriculture have gone up manifold. वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि की जो वृद्धि थी वो 1.4% थी। बीजेपी के लोग आकर आपसे कहेंगे 8.2% ग्रोथ। उस 8.2% ग्रोथ में कंजम्पशन की ग्रोथ 4% और एग्रीकल्चर की ग्रोथ महज 1.4%। इसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 4.7% थी, वहां से लुढ़क के 1.4% आई, जैसा कि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। तो क्या सरकार ज्यादा खर्चा करती है? क्या सरकार ज्यादा काम करने लगती है? अब देखिए दूसरा ग्राफ, और यह ग्राफ मोदी सरकार की असलियत, उनकी बदनीयत। कृषि का एक बजट होता है और एक टोटल बजट होता है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि का बजट 2.78 था, जो लास्ट वाला ग्राफ है। उसके पहले वाले साल में वो 3.36% था और उसके पहले वाले साल में वो 3.7% था। तो इतने बड़े बजट का जो 3.7% होता था कृषि का बजट, वो अब घट के 2.7%, 1% कृषि का बजट घटा दिया गया। वो कृषि जिसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कृषि जिसकी बढ़ोतरी से इस देश की बढ़ोतरी होगी, उसके बजट को लगातार घटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। 3 साल का आंकड़ा आपके सामने है। 3.7% से घटाकर 2.7% कर दिया गया है। यह है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है। बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और यह कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया, वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। यह 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है। 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर है।
कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का 2/3 60% हिस्सा है। जो चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या अन्य वस्तुएं हो, साबुन, तेल, कंघी, चप्पल इत्यादि। एफएमसीजी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, शैम्पू, मंजन, तेल इत्यादि, इसके दाम कम करने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और डेटा दिखाता है कि अप्रैल और मई में एफएमसीजी की सेल आधी हो गई है। जून में भी यही हाल रहा। सरकार से बात करो तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं कारें बिक रही हैं। 60,000 करोड़ की कार, मोबाइल, एसयूवी बिना बिके पड़ी हुई है। इतनी इन्वेंट्री है, 60,000 करोड़ की, अनप्रेसिडेंटेड। हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में इतनी कभी नहीं थी। तो आपके कार खरीदने वाले भी कार नहीं खरीद पा रहे। ये महंगाई का आलम है और ये कंजम्पशन है, ये इस देश का कंजम्पशन है जो पूरी तरह डेंट हो चुका है। और ये डेटा मेरा अपना नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का डेटा है। 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री बिना बिके पड़ी हुई है।